नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी चल रहा है 2025 और हमारे देश को आज़ाद हुए 78 ईयर्स हो चुके हैं। जब भी हम लोग छोटे थे तो हम लोग गांव जाते थे, तो गांव में दादा दादी या नाना नानी हमें बताते थे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस आज़ादी में हमने भी सहयोग किया था अपना। इस तरह की कहानियाँ सुनी ही होंगी। अगर ये नहीं सुना होगा तो आपने कम से कम ये तो सुना ही होगा कि आप बहुत लाड साहब बन चुके हुए हैं। या जब भी हम लोग सिटी से जाते थे गाँव में, तो गाँव के लोग ये कहते थे कि गाँव सिटी से आए हुए हैं तो आप अंग्रेज़ बन चुके हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अंग्रेज़ों के बारे में, और बस इसमें आपका हमें साथ चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाट साहब के आगमन की। लाट साहब यानी कि अंग्रेज़ों का आगमन हुआ और उन्होंने भारत विजय की। इसके कई कारण रहे, जिसमें से एक कारण आप सबको विदित है। मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि एक निजी कंपनी थी जिसके कारण वो रिस्क लेने में सफल रहे। लेकिन एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण था कि उस समय जो ब्रिटेन की स्थिति थी उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या थी स्थिति? क्योंकि ब्रिटेन की जो संस्कृति है वो उपभोक्तावादी संस्कृति है। ब्रिटेन में मांग और आपूर्ति का संतुलन था और औद्योगिकरण हो गया था, और वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो सरकार थी, वो व्यापार के अनुकूल थी। जिससे हुआ ये, निवेश को बहुत ही अधिक प्रोत्साहन मिला और जो व्यापारी वर्ग था वो रिस्क लेने के लिए आतुर हुआ। जिसका एक परिणाम देखा गया 1599 में, जब वहाँ का एक आम व्यापारी जिसको नाम मेल्डन हॉल था, वो 1599 में भारत गया। और वो भारत किसी समुद्री मार्ग से नहीं गया, वो भारत स्थल मार्ग से होते हुए, तुर्की से होते हुए, पर्सिया से होते हुए, ईरान से होते हुए और अफ़गानिस्तान से होते हुए भारत पहुंचा। और भारत में उसने अकबर से जाके मुलाकात की। जब एक आम व्यापारी, एक निजी व्यापारी जाकर इतने बड़े शहंशाह से मिलता है, मुग़ल सल्तनत के बादशाह से मिलता है, तो एक संदेश गया ब्रिटेन में कि जो भारत की चिड़िया बोला जाता था, मतलब जो सोने की चिड़िया, क्षमा कीजिएगा, जो सोने की चिड़िया बोला जाने वाला देश जिसकी समृद्धि इतनी थी, उसके सम्राट से एक आम व्यापारी मिलकर आ रहा है। तो यानी कि लाभ कमाने के जो द्वार हैं वो खुल गए हैं। और प्रभाव इसका ये हुआ कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया। अब जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, उसके बाद 31 दिसंबर 1600 को चार्टर अधिनियम आया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में व्यापार के एकाधिकार प्रदान कर दिए गए। इस चार्टर के तहत जो तुम्हारी मैगलन जनसंधि है उसके पश्चिम का जो क्षेत्र था, और तुम्हारा केप ऑफ गुड होप के पूर्व का जो क्षेत्र था, जिसमें प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और इसमें जो महाद्वीप हैं वो सारे द्वीप आते हैं, इसके अधिकार इनको प्रदान किए गए। और ये जो अधिकार थे ये केवल 15 वर्षों तक दिए गए थे, और बाद में 1909 में संशोधन हुआ जिससे इनको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद जब ब्रिटिश भारत में आए तो उनकी जो वित्तीय स्थिति थी वो डचों की कंपैरिजन में कमज़ोर थी, और जो उन्होंने व्यापार किए तो उनको कम ही लाभ हुआ था। उसके बाद के वर्षों में इन्होंने अपनी स्थिति जो है यहाँ पे मजबूत की, और उसके पीछे की रीज़न था क्योंकि इनके जो ये एक निजी कंपनी थी और इनका जो संगठन था बहुत ही सहज था। इसमें 24 निदेशक होते थे और जिनका चुनाव प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर्स की आम सभा में होता था। इन्होंने जो अपने व्यापार थे वो इंडोनेशिया के कालीमीज तक की और मछला द्वीप तक ही सीमित रखे। समय के साथ धीरे धीरे इन्होंने भारत के महत्व को समझा, वस्त्र के उद्योग को जाना यहाँ के, और कारखाने स्थापित करने के लिए सोचा गया यहाँ पे। फिर उन्होंने कारखाने स्थापित किए, करने के लिए उनको चाहिए थी परमिशन, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले 1609 में विलियम हॉकिंस को सूरत में भेजा। विलियम हॉकिंस भारत आया जहांगीर के दरबार में, और उसने अनुमति मांगी कि हमको सूरत में कारखाना बनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन उसे अनुमति मिली नहीं।
इसका एक कारण ये था कि जो पुर्तगाली थे इन्होंने अफवाहें फैला रखी थी अंग्रेज़ों के बारे में कि ये लुटेरे हैं, लुटेरी कंपनी है, लूट लेते हैं, और ये अफवाहें फैलाई थी जहांगीर के अधिकारियों के माध्यम से, खुद के व्यापारियों के माध्यम से, खुद प्रचार कर कर के मतलब र्यूमर्स फैला रखे थे अंग्रेज़ों के बारे में। इसीलिए जब जहांगीर आया तो उसको कारखाने की अनुमति नहीं मिली और भगा दिया गया बेइज्जत करके, काफ़ी बेइज्जत भी उसे होना पड़ा। तो बात आती है 1611 में। 1611 में आपका आता है मिड लेटन। जब 1611 में मिड लेटन आया तो उसने आग्रह किया जहांगीर से कि भैया कारखाना नहीं लगाने दे रहे हो तो कम से कम महाराज व्यापारी कर लेने दो। तो व्यापार करने की अनुमति उसको मिल गई, तो व्यापार होता रहा। बात आई 1612 आते आते सुवाली का युद्ध हुआ। जो सुवाली है वो गुजरात का क्षेत्र है, सूरत के पास पड़ता है। सुवाली के युद्ध में थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगालियों के जंगी बेड़े को हरा दिया गया। और जब पुर्तगालियों का जंगी बेड़ा हार गया, वो वही पुर्तगाली थे जो कार्टेज व्यवस्था लाए थे, जो ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे, जिनका समुद्र पर एक छत्र राज चलता था। तो ऐसे में कहते हैं ना कि जब शक्ति का संतुलन बिगड़ता है तो नए संबंध भी बनते हैं। जब इनको हरा दिया गया, अंग्रेज़ों की शक्ति का प्रदर्शन हुआ, तो जहांगीर ने इनको सूरत में कारखाना बनाने की अनुमति दे दी और 1613 में ये अनुमति मिली और इनका कारखाना बनाया गया, मतलब एक आधिकारिक रूप से कारखाना बनाया गया था। हालांकि 1611 में मसूलीपट्टनम में कारखाना बन चुका था। उसके बाद आता है आपका थॉमस रो। जब थॉमस रो आया वो 1615 में आया, 1615 से 1619 के बीच में रहा और इसने कोई संधि तो नहीं कर पाया, संधि करने में ये असफल रहा, लेकिन जो व्यापारिक केंद्र की स्थापना में इसने बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाई। यानी कि काफ़ी छूट दिलवाई, काफ़ी कर वगैरह माफ़ करवाए और इसने आक्रमण की नीति अपनाई। ये पुर्तगालियों पे आक्रमण करते रहे और इसी नीति के तहत इसने भारत में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्रों की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में योगदान दिया। थॉमस रो के बाद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने लगातार पुर्तगालियों से लड़ना और उनके जहाजी बेड़ों को लूटना चालू रखा। उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नीति में संधि, चेतावनी, षड्यंत्र और आक्रमण का सहारा लिया। 1620 में सूरत में पुर्तगालियों को इन्होंने हराया और साथ ही मुगलों ने भी हुगली सिंह को साफ किया। इस तरह इन्होंने धीमे धीमे पुर्तगालियों की शक्ति को कमज़ोर किया। अब अंग्रेज़ जो हैं सूरत, मछलीपट्टनम के अलावा भड़ोच और अहमदाबाद जैसे क्षेत्रों में अपने कारखाने स्थापित किए। इसके साथ ही उन्होंने सूरत में किलेबंदी भी चालू की। अब किलेबंदी की तो इससे हमें उनकी मंशा का पता चलता है कि वो यहाँ पे सिर्फ व्यापार करने ही नहीं, यहाँ पे साम्राज्यवादी और विस्तार की नीति से आए थे। इसके साथ ही अंग्रेज़ों ने डच और मुग़लों से उनके आक्रमण से बचने के लिए दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों में अपने केंद्र स्थापित किए और फिर जो हर्मुज की जो युद्ध हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण था। उस युद्ध से पुर्तगालियों की शक्ति कमज़ोर हो गई। जब अंग्रेज़ों ने हर्मुज की विजय की, दरअसल हर्मुज की विजय केवल अंग्रेज़ों की नहीं थी। अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को जो हराया था वो फ़ारसियों की मदद से हराया था, क्योंकि अकेले ये इतने सक्षम नहीं थे कि ये पुर्तगालियों को हरा सकें। तो हुआ ये, सारे अधिकार तो ईरान वासियों के थे, फ़ारसियों के थे, लेकिन इनको कारखाने स्थापित करने या किलेबंदी करने के अधिकार हर्मुज पर मिल गए थे। और हर्मुज ये जो पड़ता है ये ईरान का एक क्षेत्र है, एक टापू है, और ये तुम्हारा ईरान और ओमान के बीच का क्षेत्र है। ये व्यापार का सबसे बेहतरीन रूट था और जब इस पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया तो पुर्तगालियों की जो समस्या थी वो लगभग इनके लिए समाप्त हो गई थी। अब बात करते हैं भारत के पश्चिमी तट के बारे में। जो पश्चिमी तट पर इन्होंने व्यापार स्थापित किया, होता यह है कि 1639 में जो आपका मद्रास का क्षेत्र है वो ये लोग लीज़ पर लेते हैं वहाँ के क्षेत्रीय शासक से कि हम आधा जो चुंगी मिलेगी, जो किराया मिलेगा, हम आधा हम आपको दे देंगे, आधा खुद रखेंगे। इसके बदले वहाँ का जो शासक है इनको सिक्के जारी करने, किला बनाने का अधिकार प्रदान करता है। 1640 में होता क्या है, जो विजयनगर का
जो प्रतिनिधि शासक था चंद्रगिरी का राजा, इसको ये हरा देते हैं और जो मद्रास है वो छीन लेते हैं और वहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करते हैं। उसके अंदर कई कारखाने बनाते हैं। 1652 से 1654 के दौरान अंग्रेज डच और मुग़लों की शत्रुता से बचने के लिए पुर्तगालियों के नज़दीक आ गए थे। 1661 में ब्रिटेन के जो महाराजा थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ और इनको बम्बई उपहार स्वरूप मिला या कहें दहेज में मिला। तो चार्ल्स द्वितीय ने किया क्या, जो बम्बई था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पे प्रदान कर दिया गया था। फिर 1687 में तो इनका जो मुख्यालय था वो सूरत में था। 1687 में ये सूरत से मुख्यालय बम्बई लाते हैं और फिर इनके जो योग्य अधिकारी आए, जिनमें आपके चार्ल्स ऑक्सडेंट, जेराल्ड ओगियर और सर जॉन चाइल्ड के कुशल नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी समृद्धि की ओर बढ़ी और धीरे धीरे इसकी समृद्धि इतनी बढ़ी कि पश्चिमी क्षेत्र के साथ साथ इन्होंने पूर्वी क्षेत्र पर भी अपने व्यापार के केंद्र स्थापित किए और पूर्वी क्षेत्र की जो जानकारी है हम आपको अगली श्रृंखला में देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।